अपनी पीएफ की सारी कमाई बेटे के मसाले की फैक्ट्री में लगा दी। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मुनाफे के लिए लोगों को जहर खिला रहा है, तो मैंने भरी महफिल में पुलिस बुला ली। उस रात मेरा बेटा नहीं, उसका अहंकार जेल गया था। मेरा नाम दीनानाथ है। शहर के पुराने बाजार में लोग मुझे मसाले वाले दादाजी के नाम से जानते हैं। मेरी उम्र 72 साल है और मेरे हाथों में हल्दी और मिर्च की जो गंध है, वो शायद मेरी चीता के साथ ही जाएगी। मैंने अपनी पूरी जवानी एक छोटी सी चक्की पर मसाले पीसते हुए गुजार दी। मेरा उसूल एक ही था, ग्राहक को कम तोलो पर खराब मत दो। इसी ईमानदारी ने मुझे साइकिल से स्कूटर और स्कूटर से एक छोटी फैक्ट्री तक पहुंचाया। जब मेरा बेटा रोहन एमबीए करके लौटा तो मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। मुझे लगा अब मेरा अनुभव और उसका आधुनिक ज्ञान मिलकर हमारे ब्रांड शुद्ध स्वाद को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उसने आते ही कहा, पापा अब जमाना बदल गया है, सिर्फ ईमानदारी से धंधा नहीं होता, मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी पड़ती है। आप अब आराम करो, मैं सब संभाल लूँगा। एक पिता को और क्या चाहिए। मैंने रिटायरमेंट ले लिया। अपनी पीएफ और बचत के करीब 50 लाख रुपए उसे दे दिए ताकि वो नई मशीनें ला सके। शुरू के 6 महीने सब बहुत अच्छा लगा। फैक्ट्री का नया रंग रोगन हुआ। रोहन और मेरी बहू शिखा ने नई बड़ी गाड़ी ले ली। शिखा अक्सर कहती, पापा जी देखा, रोहन का दिमाग कितना तेज है, 6 महीने में ही हमने टर्नओवर डबल कर दिया। मैं बस मुस्कुरा देता और भगवान का शुक्रिया अदा करता। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। एक दोपहर मैं बिना बताए फैक्ट्री की तरफ निकल गया। मन था कि देखूं नई मशीनें कैसे काम करती हैं। गार्ड मुझे पहचानता था, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। मालिक, रोहन सर ने मना किया है, अंदर पेस्ट कंट्रोल चल रहा है, रसायनों की बदबू है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे अजीब लगा, पेस्ट कंट्रोल में मालिक के पिता को रोका जाए। मैंने उसे डांटा, अरे हट, मैं रसायनों के बीच ही बड़ा हुआ हूँ। मैं ज़बरदस्ती अंदर घुस गया। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे कदम ठिठक गए। मशीनें चल रही थी, लेकिन वह मसालों की खुशबू नहीं, बल्कि कुछ अजीब सी कसैली गंध थी। मैंने गोदाम का वो हिस्सा देखा जहाँ प्रीमियम लाल मिर्च पैक हो रही थी। वहाँ बोरियों में सूखी लाल मिर्च नहीं, बल्कि लकड़ी का बुरादा और लाल रंग का पाउडर रखा था। मैं कांपते हाथों से आगे बढ़ा। धनिया पाउडर के ढेर के पास सस्ते चावल की भूसी के कट्टे पड़े थे। मेरा बेटा रोहन और उसका मैनेजर वहाँ खड़े हंस रहे थे। रोहन कह रहा था, अरे शर्मा जी, पैकिंग इतनी शानदार रखो कि अंदर क्या है किसी को पता न चले। ये जनता है, इसे स्वाद नहीं बस लाल रंग चाहिए। मार्जिन 40% बढ़ गया है। इसी से तो शिखा का यूरोप ट्रिप निकलेगा। मेरे कानों में सन्नाटा छा गया। जिस शुद्ध स्वाद ब्रांड को मैंने 40 साल तपस्या करके बनाया था, मेरा बेटा उसे चंद रुपयों के लिए शुद्ध जहर बना रहा था। मैं वहाँ से चुपचाप वापस आ गया। मैंने उसे टोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वह झूठ बोल देगा। मुझे सबूत चाहिए था, और उससे भी बड़ी चीज़ चाहिए थी, उसे रोकने की हिम्मत। दोस्तों, आगे की कहानी बताने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप भी मानते हैं कि बेईमानी का पैसा कभी फलता फूलता नहीं है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक लाइक मुझे इस उम्र में भी सच बोलने की ताकत देता है। घर आकर मैं पूरी रात सो नहीं सका। मेरी बहू शिखा डिनर टेबल पर चहक रही थी। पापा जी, अगले हफ्ते हम ग्रैंड डीलर मीट रख रहे हैं। शहर के सारे बड़े व्यापारी आएंगे। हम अपना नया रॉयल स्पाइस रेंज लॉन्च कर रहे हैं। आपको भी आना है। आखिरी नींव तो आपने ही रखी थी। नींव मैंने रखी थी, पर उस पर महल वो धोखे का बना रहे थे। मैंने तय कर लिया कि यही वो वक्त होगा जब सच सामने आएगा। हफ्ते भर मैंने एक जासूस की तरह अपने ही बेटे पर नज़र रखी। जब वो सो जाता, मैं उसके बैग से चालान और कच्चे बिल की फ़ोटो लेता। मैंने अपने पुराने मुनीम जी को फ़ोन किया, जिन्हें रोहन ने निकाल दिया था। उन्होंने रोते हुए बताया, सेठ जी, मैंने मना किया था कि मिलावट मत करो, तो छोटे मालिक ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। वो लोग सिंथेटिक रंग और केमिकल मिला रहे हैं जो किडनी खराब कर सकता है। डीलर मीट का दिन आ गया। शहर का सबसे महंगा होटल, झूमर लटक रहे थे, संगीत बज रहा था। रोहन ने महंगा सूट पहना था और शिखा हीरोइन की तरह तैयार थी। स्टेज पर मेरा नाम पुकारा गया। अब हमारे संस्थापक श्री दीनानाथ जी आएंगे, नए पैकेट का अनावरण करेंगे। मैं स्टेज पर चढ़ा। मेरे हाथ में वो चमकीला पैकेट था। रोहन मेरे बगल में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। मैंने माइक हाथ में लिया। हॉल में सन्नाटा था। मैंने पैकेट खोला। इस पैकेट में मेरी आवाज़ गूंजी, बाजार की सबसे बेहतरीन पैकिंग है, सबसे महंगा विज्ञापन है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है जिसे खाकर आपके बच्चे स्वस्थ रहे। रोहन ने घबराकर मेरी तरफ देखा। पापा,
ये क्या बोल रहे हैं, माइक दीजिए। उसने माइक छीनने की कोशिश की। मैंने पैकेट को उल्टा कर दिया। उसमें से सुर्ख लाल पाउडर प्लेट में गिरा। मैंने अपनी जेब से पानी की बोतल निकाली और उस पाउडर पर डाल दी। देखते ही देखते पानी का रंग गहरा लाल हो गया और नीचे लकड़ी का बुरादा तैरने लगा। हाल में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। ये मिर्च नहीं है, मैंने जोर से कहा। ये मेरे बेटे का लालच है। ये वो जहर है जो ये आपको बेचकर यूरोप घूमना चाहता है। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया था। शिखा अपनी जगह से उठकर चिल्लाई, आप सठिया गए हैं, ये बुढ़ापे का असर है। सिक्योरिटी, इन्हें नीचे उतारो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने इशारे से मुख्य दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ वर्दी में मेरा बचपन का दोस्त और शहर का फूड सेफ्टी कमिश्नर राघवेंद्र खड़ा था। उसके साथ पुलिस थी। मैंने ही उन्हें बुलाया था। छापा अभी पड़ेगा, मैंने माइक पर कहा। होटल में नहीं, फैक्ट्री में, और सैंपल यहाँ नहीं, वहाँ के गोदाम से लिए जाएंगे। पुलिस रोहन की तरफ बढ़ी। वो मेरे पैरों में गिर पड़ा। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी इज्जत मिट जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पुलिस को रोकिए पापा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पछतावे के नहीं, डर के थे। मैंने अपनी नज़रें फेर ली। इज्जत तो तूने उसी दिन मिटा दी थी बेटा, जिस दिन तूने मेरे 40 साल के विश्वास में लकड़ी का बुरादा मिलाया था। रही बात बर्बादी की, तो किसी की जान लेने से बेहतर है कि तेरा धंधा बर्बाद हो जाए। पुलिस रोहन को जीप में बैठाकर ले गए। डीलर, जो अभी तक रोहन की वाहवाही कर रहे थे, अब थूक रहे थे। शिखा कोने में खड़ी रो रही थी, इसलिए नहीं कि पति जेल जा रहा है, बल्कि इसीलिए कि उसकी सोशल मीडिया वाली छवि खराब हो रही थी। उस रात मैं अपने खाली घर में अकेला बैठा था। एक पिता के तौर पर मैं हार चुका था, लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं जीत गया था। दिल बहुत भारी था। क्या मैंने सही किया? क्या मुझे उसे एक मौका देना चाहिए था? लेकिन अगर वो मिलावटी मसाला किसी बच्चे की जान ले लेता, तो क्या मैं खुद को कभी माफ़ कर पाता? दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। रोहन को जमानत मिलने के 3 महीने लग गए। फैक्ट्री सील हो चुकी थी। बैंक ने घर और गाड़ियाँ जब्त कर ली थी। शिखा अपने मायके चली गई थी, यह कहकर कि मैं एक क्रिमिनल और कंगाल आदमी के साथ नहीं रह सकती। 3 महीने बाद जब रोहन जेल से बाहर आया, तो वो रोहन नहीं था। वो टूट चुका था, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े मैले। वो सीधे घर आया। मैं बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, चुपचाप अपने कमरे में जाने लगा। रुक, मैंने कहा। वो रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। और क्या बचा है छीनने को? सब तो ले लिया आपने, खुश हैं अब? सड़क पर आ गया हूँ मैं, तू सड़क पर नहीं आया, मैंने उठते हुए कहा। तू अब ज़मीन पर आया है और उड़ान वहीं से भरी जाती है। मैं अंदर गया और एक पुराना लोहे का डिब्बा लेकर आया। मैंने वो डिब्बा उसके सामने रखा। उसने खोल कर देखा। उसमें एक पुरानी जंग लगी चाबी थी और कुछ 10-12 हज़ार रुपए। ये क्या है? उसने चिड़चिड़ाते हुए पूछा। ये उस पुरानी दुकान की चाबी है जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, मैंने नरम आवाज़ में कहा। फैक्ट्री गई, मशीनें गई, लेकिन वो छोटी दुकान आज भी मेरे नाम है। और ये पैसे, ये मेरी आखिरी पेंशन है। वो हैरान होकर मुझे देख रहा था। आप मेरी मदद करेंगे? जेल भिजवाने के बाद सज़ा जुर्म की होती है बेटा, मुजरिम की नहीं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। तेरा अहंकार जेल गया था, मेरा बेटा अब वापस आया है। मसाले का धंधा फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार मशीन से नहीं, हाथ से। और नियम मेरा होगा, कम तौलेंगे पर जहर नहीं बेचेंगे। रोहन फफक फफक कर रो पड़ा। वो मेरे गले लगा और एक बच्चे की तरह रोता रहा। उस दिन उसके आंसू असली थे। अगले 2 साल हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। हमने उसी पुरानी चक्की को साफ़ किया। रोहन जो कभी एयर कंडीशन केबिन में बैठता था, अब पसीने से लथपथ होकर बोरियां उठाता। हमने कोई विज्ञापन नहीं दिया, कोई फैंसी पैकिंग नहीं की, बस सादे पन्नी में मसाले बेचे। लेकिन लोगों को पता था दादाजी वापस आ गए हैं। धीरे धीरे एक एक ग्राहक वापस आया। आज सुबह की ही बात है, मैं दुकान पर बैठा था, एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से वही डीलर उतरा जो उस रात होटल में मौजूद था। उसने रोहन को बुलाया। रोहन भाई, डीलर ने कहा, बाजार में 10 ब्रांड है, लेकिन तुम्हारे हाथ के कुटे मसालों जैसी खुशबू कहीं नहीं है। 500 किलो का ऑर्डर देना था, लोग मांग रहे हैं। रोहन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो करोड़ों के टर्नओवर के वक्त भी नहीं थी, संतोष की चमक। उसने डीलर से कहा, ज़रूर सर, लेकिन माल तैयार होने में वक्त लगेगा। हम जल्दबाजी में क्वालिटी से समझौता नहीं करते, ये मेरे पिता का उसूल है। यह सुनकर मेरा सीना गर्व से फूल गया। मैंने अपनी दौलत खो दी थी, अपनी फैक्ट्री खो दी थी, लेकिन मैंने अपना बेटा वापस पा लिया था, और इस बार वह सच में शुद्ध था। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। हम माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को प्यार में इतना दे देते हैं कि उन्हें मेहनत की कीमत पता ही नहीं चलती। विरासत में संपत्ति देने से पहले संस्कार देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने उस दिन पुलिस नहीं बुलाई होती, तो आज मेरा बेटा अमीर तो होता, लेकिन वो एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाता। कभी कभी कड़वी दवाई ही जान बचाती
आती है। आज हम एक छोटी दुकान चलाते हैं, लेकिन रात को नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आपको मेरी कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी की चुपड़ी रोटी से बेहतर है तो कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना न भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा जज्बातों से भरी होगी। आप देख रहे थे हमारा चैनल। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।